मैं लोकेश चौधरी, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से हूँ। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट कोड 206 वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की सेकंड यूनिट ईएम वेव प्रोपेगेशन में टॉपिक स्कैटर प्रोपेगेशन और फेडिंग ऑफ रेडियो वेव्स को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं स्कैटर प्रोपेगेशन। पहले हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय सिग्नल के प्रोपेगेशन हमने 3 मोड डिस्कस किए थे, 3 टाइप, जिसमें 30 किलोहर्ट्ज़ से 3 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में ग्राउंड वेव या सरफेस वेव प्रोपेगेशन था, 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में स्काई वेव प्रोपेगेशन था और 30 मेगाहर्ट्ज़ से अधिक वाले सिग्नल्स के लिए स्पेस वेव प्रोपेगेशन था। और ये लगभग ये भी हमें प्रोपेगेशन 30 मेगाहर्ट्ज़ से 300 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में करते हैं। अब अगर हमें यूएचएफ में अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को प्रोपेगेशन करना है, जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज लगभग 900, 2000, 5000 मेगाहर्ट्ज़ के बीच में है, तो उसके लिए हम स्कैटर प्रोपेगेशन, जिसका अलग और भी नाम है ट्रोपोस्फेरिक प्रोपेगेशन या फॉरवर्ड स्कैटर प्रोपेगेशन का प्रयोग करते हैं। स्कैटर प्रोपेगेशन बेसिकली ट्रोपोस्फेयर में होता है और ट्रोपोस्फेयर जो है वह सबसे नियरेस्ट, सबसे पृथ्वी के पास वाला एटमॉस्फेयर वायुमंडल है। वायुमंडल की वह परत है जो पृथ्वी के सबसे पास में है। स्कैटर प्रोपेगेशन में हम लोग 2 एंटीना का प्रयोग करते हैं। वो 2 एंटीना डायरेक्शनल एंटीना होते हैं। The 2 directional antennas are pointed so that their beams intersect midway between them above the horizon. तो इस प्रकार हम 2 डायरेक्शनल एंटीना को पॉइंट आउट करते हैं, जिससे उनके द्वारा जो निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या जो बीम है वो दोनों एंटीना के बीच में, लगभग बीच में इंटरसेक्ट करें, आपस में इंटरसेक्ट करें। अगर हम दोनों को यहाँ पर ट्रांसमीटर रिसीवर अगर यहाँ पे हम लगाएं 2 एंटीना, लगभग मिडवे में इंटरसेक्ट करें, तो अबव द हॉरिजॉन में, क्षितिज के ऊपर। अब यहाँ पर जो ये रेडियो बीम्स, अगर जब ट्रांसमीटर में हम एंटीना लगाते हैं और यहाँ से हम सिग्नल को छोड़ते हैं, तो ये जो सिग्नल है, रेडियो वेव्स हैं, दीज रेडियो बीम्स आर स्कैटर्ड इन ट्रोपोस्फेयर स्कैटर वॉल्यूम। तो ये जो सिग्नल्स है वो ट्रोपोस्फेयर में स्कैटर्ड होती हैं और इनके जो स्कैटरिंग जो है वो किस प्रकार से है, देखिए। इनकी स्कैटरिंग कई प्रकार से हो सकती है। एक फॉरवर्ड स्कैटर है जो यूजफुल स्कैटर है हमारा, जिसके द्वारा हमारा प्रोपेगेशन होगा। यह ट्रांसमीटर से जो सिग्नल हमारा ट्रोपोस्फेयर में स्कैटर हुआ और फॉरवर्ड स्कैटर के द्वारा रिसीवर पे पहुंचा। इसके अलावा अनवांटेड या अवांछनीय भी स्कैटर्ड है, जो हमें नहीं चाहिए। इसमें लॉस्ट स्कैटर है, वो पीछे चला गया, ये सिग्नल हमारा लॉस्ट हो जाएगा। बैक स्कैटर्ड है, मतलब वापस पीछे की साइड में आ जाएगा बैक स्कैटर, ये भी यूजफुल नहीं है। अवांछनीय ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी कम से कम हो। और नो स्कैटरिंग जोन है, ये स्कैटरिंग वॉल्यूम है। ये जो यहाँ पे पार्ट है स्कैटरिंग वॉल्यूम है, यहाँ से स्कैटरिंग होती है। So these radio beams are scattered in troposphere scatter volume and forward scatter beams are collected at the receiving antenna. तो इसमें जो ये फॉरवर्ड स्कैटर हो रहा है इलेक्ट्रॉन बीम का, वह रिसीवर पर प्राप्त होता है। इसके द्वारा सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हमारा होता है। जो कम्युनिकेशन स्कैटर प्रोपेगेशन का हो रहा है वो ट्रांसमीटर से रिसीवर, वह फॉरवर्ड स्कैटर के कारण होता है। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ। अब ये जो ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग जो होती है उसके कारण 2 कंसिडर किए जाते हैं सामान्यतः। पहला तो है ब्लॉब्स इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल के कारण ट्रोपोस्फेयर में जो ब्लॉब्स बन जाते हैं उसके कारण हो सकता है, या जो वायुमंडल की जो परतें हैं उनमें रिफ्लेक्शंस के कारण भी, उन परतों से रिफ्लेक्शन के कारण भी ये कम्युनिकेशन स्कैटरिंग हो सकती है। और इसकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो 900, 2000, 5000 मेगाहर्ट्ज़, ये यूएचएफ रेंज में जनरली हम लोग सामान्यतः ये कम्युनिकेशन प्रोपेगेशन करते हैं। ये जो प्रोपेगेशन है चूंकि बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पर होता है, इसलिए ये फेडिंग से अफेक्टेड होता है। फेडिंग इसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है इस मोड को प्रोपेगेशन में। इसमें एक फेडिंग आपकी रिले फेडिंग है। ये रिले फेडिंग जो मल्टीपाथ प्रोपेगेशन के कारण होती है। उसके अलावा जो जब सिग्नल ट्रेवल करता है वायुमंडल से, वायुमंडल में जब गतिमान होता है
तब उसके रास्ते में जो भी एटम्स मॉलिक्यूल्स आते हैं वो भी इसको प्रभावित करते हैं. So it is also caused by the fading is caused by the variation of atoms and conditions along the path. क्योंकि जब सिग्नल वायुमंडल में गति करता है तो उस गति करते समय उसकी जो कंडीशंस हैं या वायुमंडल का जो पार्ट है वो एक जैसा नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, उसके कारण भी फेडिंग होती है. आगे हम फेडिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो ये हो गया स्कैटर प्रोपेगेशन. और नेक्स्ट टॉपिक है फेडिंग ऑफ रेडियो वेव्स. यहाँ पर डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, तो हम लोग इसकी केवल थ्योरी पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेडिंग क्या होती है. व्हाट इज फेडिंग? फेडिंग हम नॉर्मली लैंग्वेज में भी काम में लेते हैं. फेडिंग का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्थ है फ्लक्चुएशंस इन द रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर. तो रिसीवर पर हमें जो सिग्नल प्राप्त होता है उस सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसमें जो फ्लक्चुएशन होता है, उसमें जो बदलाव होता है, फ्लक्चुएशंस होता है, तो वो फेडिंग होता है. और इसके फेडिंग के क्या क्या कारण है? ये फेडिंग जो है वो सिग्नल कम्युनिकेशन जो है उसको अफेक्ट करता है. और फेडिंग कम से कम होनी चाहिए. अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो फेडिंग कम से कम होनी चाहिए. अब इसके फेडिंग के कई सारे कारण है. पहला जो कॉज है, फर्स्ट कॉज कारण हमने माना है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम आयनोस्फेरिक रैंडम चेंजेस इन द पोलराइजेशन ऑफ द सिग्नल. पोलराइजेशन हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दो तरह कंसीडर किए थे. तो जब आयन मंडल से जब सिग्नल रिफ्लेक्ट होकर वापस पृथ्वी पर लौटता है तो इस पूरे कम्युनिकेशन के दौरान इनके जो पोलराइजेशन है, ध्रुवण है, उनमें अचानक से बदलाव आ जाता है. कई बार जो ध्रुवण हम जिस ध्रुवण का सिग्नल, जिस पोलराइजेशन सिग्नल हम भेज रहे हैं, पूर्णतः वह पोलराइजेशन या ध्रुवण वाला सिग्नल हमें प्राप्त नहीं होता है. और अगर हमें हमारे पोलराइजेशन या ध्रुवण में अगर परिवर्तन होगा तो रिसीवर पर जो हमने एंटीना लगा रखे हैं, that is the inability of antenna to adjust polarization changes. तो पोलराइजेशन या ध्रुवण में जो ये परिवर्तन हुआ है वो रिसीविंग एंटीना उतना उसको परिवर्तन को, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है. उसका कारण क्या है? Because vertical and horizontal mounted receiving antenna can receive only vertical and horizontal polarized wave respectively. अगर हमने रिसीवर पर वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल, अगर हमने वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दो प्रकार के, अगर मान लो वर्टिकल एंटीना लगा रखा है तो वर्टिकल सिग्नल को रिसीव करेगा. अगर हॉरिजॉन्टल एंटीना लगा रखा है तो वो हॉरिजॉन्टल सिग्नल को रिसीव करेगा. तो अगर मान लो पोलराइजेशन में चेंजेस होते हैं तो वो एंटीना उसको रिसीव नहीं कर पाएगा प्रॉपर्ली. तो एक तो हो गया ध्रुवण में परिवर्तन जो है वो फेडिंग का कारण होता है. दूसरा कारण इसमें है जो है कि जब आरएफ सिग्नल जो है आयन मंडल से गुजरता है तब वो जब गुजरता है तो आयन मंडल उसको एब्जॉर्ब या अवशोषित कर लेता है, उसकी कुछ एनर्जी को अवशोषित कर लेता है. सो देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ द आरएफ एनर्जी इन द आयनोस्फीयर. तो उसके कारण भी फेडिंग होती है. और ये फेडिंग जो है मोस्टली हाई फ्रीक्वेंसी पे होती है. हाई फ्रीक्वेंसी पे ये अधिक होती है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है फेडिंग के कि फेडिंग जो है वो एएम सिग्नल को ज़्यादा प्रभावित करती है एज कम्पेयर टू एसएसबी. एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया जिसमें दोनों लोअर साइड बैंड, अपर साइड बैंड दोनों होते हैं और साथ में कैरियर भी होता है, वो एएम सिग्नल है. और एसएसबी यानी सिंगल साइड बैंड. तो सिंगल साइड बैंड की तुलना में एएम जो है उसमें फेडिंग जो है अधिक होती है क्योंकि सिंस फॉर लेटर द रिलेटिव एम्पलीट्यूड ऑफ ओनली अ पोर्शन ऑफ रिसीव्ड सिग्नल इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली. क्योंकि एसएसबी में एक पार्ट कम होता है तो उसमें रिलेटिव एम्पलीट्यूड के जो चेंजेस हैं पोर्शन के वो कम होते हैं चेंज. तो इसके अलावा हम फेडिंग हमने देख लिया कि फेडिंग क्या होती है, उसके कॉज यानी कारण क्या है उनके. अब देखते हैं हम फेडिंग की टाइप्स क्या क्या है. फेडिंग नॉर्मली हम लोग यहाँ पे 4 तरह के टाइप्स कंसिडर कर रहे हैं. सबसे पहले ले रहे हैं मल्टी पाथ फेडिंग. मल्टी मतलब एक से अधिक, पाथ मतलब पथ. तो अगर सिग्नल एक से अधिक पथ पर चलेगा तो ये फेडिंग हो सकती है. अब ये जो मल्टी पाथ फेडिंग है वो ग्राउंड वेव्स और स्काई वेव में हो सकती है, या ये स्काई वेव्स अगर अलग अलग होप्स अलग अलग पाथ पर चले तो उनके स्काई वेव्स के बीच में भी, अलग अलग स्काई वेव्स के बीच में भी मल्टीपाथ फेडिंग है वो हो सकती है. अब अगर हमें मल्टीपाथ फेडिंग को कम करना है, जो कि हमें कम करना ही है अगर हमें अच्छा कम्युनिकेशन करना है, तो फॉर बेटर कम्युनिकेशन और एफिशिएंट कम्युनिकेशन फेडिंग शुड बी रिड्यूस्ड. हमें दक्षतापूर्वक कम्युनिकेशन करने के लिए फेडिंग को कम करना होता है. तो इसके लिए हम लोग इस फेडिंग को कम करने के लिए स्पेस एंड फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी
यूज में ले सकते हैं। तो ये दो टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा मल्टीपाथ फेडिंग को हम कम कर सकते हैं। स्पेस फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी, स्पेस डाइवर्सिटी उसमें एंटीना को हम स्पेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डाइवर्सिटी में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के एंटीना लगाते हैं। तो दो तरह के डाइवर्सिटी टेक्निक्स को यूज में लेके मल्टीपाथ फेडिंग को कम किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है सेलेक्टिव फेडिंग। सेलेक्टिव फेडिंग जो होती है वो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन में होती है। वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी का अर्थ है कि जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो वाइड है। अब अगर मान लो वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी अगर कोई सिग्नल है और उसके जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो अलग अलग या डिफरेंट अमाउंट से अगर फेडिंग होती है उनमें, तो उनके कारण सेलेक्टिव फेडिंग होती है। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी कोई कंपोनेंट की फेडिंग ज़्यादा हो गई तो और किसी और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट जो है उसकी फेडिंग कम हुई, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि जो फेडिंग हुई है सिग्नल की वो नॉन यूनिफॉर्म हुई है। सो नॉन यूनिफॉर्म या अनियमित, नॉन यूनिफॉर्म सिग्नल स्ट्रेंथ वेरिएशन अक्रॉस द रिसीव्ड पास बैंड, तो वो होती है सेलेक्टिव फेडिंग। इसके बाद में दो और तरह की फेडिंग है, आयनोस्फेरिक फेडिंग और ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग। तो आयनोस्फेरिक या आयन मंडल की जो फेडिंग है वो आयन मंडल में परिवर्तन के कारण होती है, उसमें चेंजेस हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर उनके जो पार्टिकल उसमें। और ट्रोपोस्फेरिक प्रोपेगेशन है, उसमें जब परिवर्तन होगा तो ट्रोपोस्फेरिक फेडिंग होगी। ये चार तरह की फेडिंग हो गई है। तो ये फेडिंग के कारण हो गए और देखा हमने फेडिंग क्या होती है। दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक फेडिंग ऑफ रेडियो वेव्स। थैंक यू।